नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब की ज़ेर सदारत आज फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसमें ज़ेर इल्तवा मुकदमात में कमी लाने, मुकदमात में के इंदराज निपटाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। इजलास में तमाम मुस्तकिल जजेस ने शिरकत की, जबकि जस्टिस मंसूर अली साहब ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की थी। दूसरी जानिब पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद न होने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की ज़ेर सदारत आज फुल कोर्ट इजलास हुआ है, जिसमें ज़ेर इल्तवा मुकदमात में कमी लाने पर गौर किया गया है। क्या आप आम साइलिन जो हैं वो जल्द इंसाफ मिलने की तवक्कुआत कर सकते हैं? जी, तवक्को करनी चाहिए। आज जो फुल कोर्ट हुआ है जी, एक तो तमाम जज साहिबान ने उसमें शिरकत की, और दूसरा जो बात है वो जो फिगर्स सामने आई हैं, देखिए सबकी तवज्जो रहती है उन मुकदमात पे जो कि आप समझें कि पावर कॉरिडोर्स के मुकदमात हैं या जो सियासी मुकदमात हैं या जो, लेकिन ये देखें कि जो आज उसमें तादाद सामने आई है या अफरीदी साहब और बाकी जो जज साहबान, तो 59 और 60 हज़ार के करीब मुकदमात ऐसे हैं जिनका बैकलॉग है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये कहाँ से मुकदमा किस अदालत से शुरू होगा, उसके बाद कितनी मुश्किलों के साथ ये उसका फ़ैसला एक निचली अदालत पे सेशन कोर्ट में या बाकी कोर्ट्स में, फिर उसके बाद ये हाई कोर्ट में गए होंगे, फिर कितने बरस वहाँ पे तारीख़ें और मुकदमा चला होगा, फिर अपील सुप्रीम को। मतलब ये किस कदर ज़रूरी है कि ये एक जो अदालती इस्लाहात की बात होती है, तो अदालती इस्लाहात में सबसे आम तो ये है कि एक मखसूस मुद्दत में वो मुकदमात जो हैं उनका कोई ना कोई फ़ैसला हो जाए। यानी उसमें मतलब ज़ाहिर है कि एक बड़ी आबादी है और जज साहिबान भी, अदालतें भी, उनके रिसोर्सेज हैं सब, लेकिन असल जो अदालती इस्लाहात चाहिए ना वो ये है कि इतने ज़्यादा मुकदमात, और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो, तो और ज़ाहिर है कि उन मुकदमात के ऊपर किसी का जहन भी नहीं जा रहा होता। सुबह के वक्त जो जज साहिबान बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो सारे लोग मुंतज़िर होते हैं कि जज वो जो बड़ा कोई सियासी फ़ैसला होना है और मुकदमा चलेगा तो फिर देखेंगे, लेकिन जो सुबह के वक्त ही सुनते हैं पहले जज साहिबान, तो ये बहुत अहम है कि उस तरफ तवज्जो जाए। बाकी ये है कि और तो आज उस हवाले से कोई ख़बर नहीं है, और बहुत ज़्यादा कभी कभी बहुत इंतशार फैला हो ना, या बहुत एक हंगामा खेजी हो, तो उसमें ये अच्छा भी लगता है कि कोई दिन सुकून से आराम से गुजर जाए, जिस दिन बहुत कोई अफरा तफरी फैलाने वाली ख़बरें ना हो। और पिछले चंद रोज़ जो गुजरे हैं या चंद माह जो गुजरे हैं, चंद साल जो गुजरे हैं, उसमें इतना ज़्यादा इंतशार पैदा हुआ है कि उसके नतीजे में लोग वैसे ही एक ज़हनी जान का भी शिकार हैं। तो अच्छा है कि आज जो है वो अदालत में जो है ये इन मुकदमात पे बात हुई, सारे जज साहिबान मौजूद थे, और उसमें जो है वो ये फ़िगर हमारे सामने आई, और उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर जल्द जो है अदालत कोई ना कोई मैकेनिज़्म अदालतें बनाती हैं, फिर इसका जब इस तरह की एक फ़िगर सामने आती है और जज साहिबान जो है यकीनन इसको देखते हैं कि उन्होंने रिलीज़ की है फ़िगर, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर बाकी सियासी मामला जो हैं वो तो कोई बड़ी उसमें डेवलपमेंट होगी तो उसमें बात कर लेंगे। दूसरी जो बात है वो ये है कि रशियन डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है, सेनेट से खिताब किया उनकी डेलीगेशन की जो सरबराह हैं, और ये जो पूरा एक मामला जो हम काफ़ी दिनों से, बल्कि महीनों से या सालों से डिस्कस कर रहे हैं, उसमें दो तीन बड़ी अहम बातें जो हैं वो हुई हैं पिछले 24 घंटों में। एक का तो जिक्र कल भी हुआ था जब मुशाहिद हुसैन साहब के साथ मैं बात कर रहा था, और वो ये था कि ये तमाम वाक़यात जितने हो रहे हैं इनका बराह रास्त पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक तो ये कि हम कहते थे ना हमेशा कि उसकी जो जोग्राफियाई जो है वो किस जगह उसकी जियोपॉलिटिकल और ये, लेकिन उससे हट के अब तो ये है कि दूर अगर कहीं किसी पैसिफिक में कोई आइलैंड भी है ना, तो उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है। पाकिस्तान तो बिल्कुल आप समझते हैं कि चारों तरफ वोल्केनोज हैं और दरमियान में पाकिस्तान है। अच्छा, अब वो वोल्केनोज किस तरह से आप देखें कि दो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए कल हमारे सामने, कल इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आ गया। एक तो आया जापान का,
अच्छा, जो जापानीज़ जो प्राइम मिनिस्टर हैं इशिबा, ये जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये इन्होंने स्नैप इलेक्शंस कॉल किए। इसी महीने इन्होंने ये संभाला था वज़ारत उज़्मा का, और इनकी सीट्स जो हैं वो कम होके गिर गई इतनी ज़्यादा कि वो मेजॉरिटी उनके पास जो है वो नहीं है। उनको किसी न किसी जो है छोटी पार्टियां जो हैं, बाकी पार्टियां, उनकी ज़रूरत पड़ेगी उनको हुकूमत बनाने के लिए। अच्छा, ये जो यानी आप देखें ना कि इनकी जो जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, और ये जो है इसके मुकाबले पे तो इनकी सीटें जो हैं ये गिर के जो हैं वो मतलब गिर के इनकी सीटें कम हो गई बहुत ज़्यादा, और इनके मुकाबले पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है वो ज़्यादा। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, जो मैं कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान के लिए या पूरी दुनिया के लिए ये इलेक्शन रिजल्ट्स क्यों पड़े? ये जापान है। अच्छा, ये वो जापान है, ध्यान में रखें। पहली बात तो ये है कि एक दुनिया की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती अगर हम जापान को ना देखें कि कौन सा जापान। ये वो जापान है जहाँ पर जो यानी एक मुख्तलिफ़ किस्म का सियासी निज़ाम है कि वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, एक बादशाह है, और एक जो है वहाँ पे पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म काम कर रहे हैं। और ये उनका जो आइन है ये उस वक्त बना जब कि जापान का एक तारीख़ी सरेंडर हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनका तारीख़ी सरेंडर जो है वो इसलिए हुआ कि वहाँ पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे, ठीक है, और एक 6 अगस्त 1945 और एक जो है वो 9 अगस्त। अच्छा, और ये जो है अगर हम मतलब फैट मैन और लिटिल बॉय के नाम से 2 बॉम्ब जो गिरे थे, और फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट अगर उस ज़माने का हम ये देखें ना, अगर हम देखें ये क्योंकि पर्ल हार्बर किया था जापान ने, तो पर्ल हार्बर पे जो अटैक हुआ था तो उसके नतीजे में अगर ये देखें 7th स्लाइड, तो नागासाकी एटम बॉम्ब्ड, रशियंस अटैक जापान, ठीक है ना, ये तो देखें नागासाकी। और उससे पहले जो अगर मैं 8th न्यूज़पेपर दिखाऊं तो हिरोशिमा पॉसिबली वाइप्ड आउट जापान एंड विद डैमेज, ठीक है ना, पूरा हिरोशिमा है ये तकरीबन जो है ये वाइप आउट हो गया था उस ज़माने के, अगर हम अखबारात को देखें। और उसके बाद फिर जो है वो साथ ही ये हुआ था कि चूँकि ये जहन में रखें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका, सोवियत यूनियन ये एक तरफ थे, और जापान जो है वो हिटलर के साथ यानी जर्मनी के साथ और इटली के, ये एक एक्सेस था, और दूसरा जो एक्सेस है उसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन था। तो जब ये इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स अगर देखिए हम 9th स्लाइड, तो सोवियत यूनियन डिक्लेयर्स वॉर ऑन जापान और अटैक्स मंचूरिया, कि मंचूरिया का जो इलाका है जो चाइना का, तो वहाँ पर जापान ने कब्ज़ा किया था। जापान बहुत बड़ी एक पावर के साथ जापान उभरा हुआ था, और टोक्यो ने कहा कि एटम बम लूज्ड ऑन नागासाकी, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है। अच्छा, अब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट बात क्यों है, उसकी हुआ ये कि जंग अजीम के बाद जापान को कहा गया कि जी आप अपनी फ़ौज ख़त्म करें। अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ पे 50-60 हज़ार के करीब अमेरिकन ट्रूप्स आ गए, और उनको सेल्फ डिफेंस का सिर्फ ये कहा गया कि आपकी जो फ़ौज है वो वहाँ पे सेल्फ डिफेंस का काम करेगी। और वो अब उसमें गुजरे कुछ अरसे में उनकी तरफ से बात हो रही है कि जी हम दूसरे मुल्कों के साथ कोई पैक्ट। अमेरिकन ने कहा कि नहीं, आप यहाँ पे जो सैन फ्रांसिस्को में उसके बाद एक मीटिंग हुई, और मीटिंग में ये तय हो गया कि जी यहाँ पर आइंदा जो जापान की फ़ौज है वो सिर्फ दिफा करेगी, अगर उन पर अटैक होगा तो, और उनकी जिम्मेदारी अमेरिका ने ले ली, और जापान जो है वो मईशत की तरफ चला गया। अच्छा, जापान जो है वो वहाँ पे मोनार्की थी, यानी एम्परर जापान के थे, और वो 1868 में वहाँ पे एक मेजी रेवोल्यूशन आया था। मेजी रेवोल्यूशन आके बादशाहत वहाँ पे बहाल हो गई थी, और वहाँ पे उससे पहले जो तोंगवा शोगनेत जो वहाँ पे एक सिस्टम था जो फ्यूडल सिस्टम था, वो कई 100 साल तक वो फ्यूडल सिस्टम रहा,
और उसमें ये था कि जो फ़ौज का सरबराह होता था वो फ्यूडल सिस्टम, फ़ौज का जो सरबराह था वो अमूमन हुक्मरान होता था और बादशाह की हैसियत ज़रा अलामती सी होती थी। तो मेजी रेवोल्यूशन जब आया 1868 में, तो अच्छा ये जब ये जो शौगा का था ना, उनका जो सिस्टम चल रहा था, तो उनके शौगा सिस्टम के अंदर जो है वो फिर ये होता था कि चूँकि फ्यूडल सिस्टम था तो सारे जो जागीरदार थे उन्होंने अपनी अपनी छोटी छोटी फौजें रखी हुई थी। ये मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बात करके तो आगे निकलते हैं। और वो इसलिए कि उनको समुराई कहते थे, वो जो तो समुराइज। अच्छा, वो समुराई सिर्फ लड़ने के माहिर नहीं होते थे, बल्कि उनकी अपनी एक अदब, शायरी और उनकी फ़िलासफ़ी और उनके और इज़्ज़त, यानी अगर वो दुश्मन ने पकड़ लिया है तो वो ख़ुदकुशी करते थे। तो समुराइज जो थे उसके बाद ये हुआ कि जब वो ग्रेजुअली फिर जब वहाँ पर रेवोल्यूशन आ गया 1868 वाला, तो उसके बाद समुराइज को कहा गया कि आप जो है फ़ौज को ज्वाइन करें। कुछ समुराइज जो है वो लड़े वहाँ पर, लेकिन फिर उसके बाद वो ग्रेजुअली पैसेज ऑफ टाइम वो वहाँ से थे वो ख़त्म हो गया समुराइज। तो उनकी बड़ी जब फिर ये हुआ कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो किसी और तरफ थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो किसी और तरफ चले गए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है वो जर्मन्स के साथ उनकी लड़ाई हुई, रशिया के साथ लड़ाई हुई उनकी, रशिया से वो जीते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिसके नतीजे में उनका बहुत दुनिया में एक बड़ा मकाम हो गया जापान का, और फैलते चले वो मतलब एक्सपेंशन होती चली गई। और फिर उन्होंने पर्ल हार्बर किया 41 में। पर्ल हार्बर जो हुआ वो उसके नतीजे में तो बहुत बड़ी तबाही है। ये पर्ल हार्बर के नतीजे में 353 जो जहाज़ थे वो उनके तबाह हुए अमेरिका के, और उसमें कुछ 2400 या 3000, अगर मैं ये फिफ्थ स्लाइड देखें तो 3000 उसमें तादाद बयान हो रही है जापान का पर्ल हार्बर जो है। और उसके बाद फिर ये हुआ कि ये अगर एलए टाइम्स को देखें 6, तो ये हवाई के अंदर जो है ये तेज़ी के साथ उन्होंने वहाँ पर, और यूएसएस एरिज़ोना 8 बैरी जहाज़ जो है वो गर्क हो गए थे, और 188 तैयारे हुए थे, लेकिन जो जहाज़ इस्तेमाल किए थे जापान ने वो 353 थे, 353 12। उसके बाद वो रोजवेल्ट ने कहा कि हम अटैक कर, जवाबी अटैक हुआ और न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे, और उसके बाद अच्छा अभी जो जापान है वहाँ पर फिर ये पार्टीज बन गई। तो सबसे पुरानी पार्टी जो है वो सबसे पुरानी पार्टी के जो है वो ग्रेजुअली अपना वो कई सालों से चलते होते फिर 1996 में दूसरी पार्टी आ गई सामने। अब वो पार्टी लूज़ कर गई, और ये वो पार्टी लूज़ कर गई जिसके प्राइम मिनिस्टर ने कुछ अरसे पहले ये एशियन नेटो की बात की थी बार बार। एशियन नेटो होना चाहिए, एशिया में नेटो होना चाहिए, नेटो का ऑफिस खुलेगा, एक अमान में खुलेगा, एक जो जापान में खुलेगा, टोक्यो में खुलेगा। और ये जो है ये उस प्राइम मिनिस्टर का जो अक्सरियत ना लेना, वो भी रहेंगे अपनी जगह पे भी। ये मैं यहाँ पे अगर पिछले महीने की सिर्फ एक महीना पहले की राइटर्स कोट कर रहा हूँ 4 स्लाइड, तो उन्होंने आने के बाद जो है वो फौरी तौर पे जो लफ्ज़ उनका था वो ये था कि एशियन नेटो, एशिया का नेटो यहाँ पे होना चाहिए। और वो जो एशियन नेटो जो है, और फिर न्यूज़ वीक अगर 4 अक्टूबर का भी थोड़े दिन पहले का देखें 5th स्लाइड, तो इन्होंने भी कहा था कि न्यूक्लियर वेपन भी होने चाहिए और यहाँ पर कंट्रोवर्शियल एशियन नेटो। और फिर उसके बाद जो है वो ग्लोबल टाइम्स से देखें, चाइना वॉन जापान नॉट टू एक्ट नेटो वेनगार्ड। तो ये एक मामला चल रहा था जो कि वहाँ पर अब जापान के अंदर ये चेंज आया है, उसके नतीजे में अब जाहिर है कि वो एक जो ऑपोजिशन बनेगी एक डिस्टेबलाइज है। पॉलिटिक्स होता है ना कि आराम से बन गए वो एक पार्टी के, तो डिस्टेबलाइज हुई है पॉलिटिक्स। वो ऑपोजिशन पार्टी ये अपनी जगह पे रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर स्नैप इलेक्शन ने काम नहीं किया, तो पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी बढ़ गई है जापान की। जापान क्या फैसला करता है। दूसरा जो रिजल्ट आया है वो आया है जॉर्जिया से, और जॉर्जिया से जो रिजल्ट आया है तो वो जो रिजल्ट है उसमें भी जॉर्जिया के रिजल्ट में वो पार्टी जो है वो जो उनकी हुक्मरान पार्टी है जिसको बिज़ीना एवनिश विलेई उनको हेड कर रहे हैं, बिलियनियर हैं, और ये रशिया के करीब हैं, और ये यूक्रेन के ख़िलाफ़ हैं, इनकी पॉलिसी रशिया के करीब हैं, और ये जो है ये EU या अच्छा ये जॉर्जिया कौन सा जॉर्जिया है? वो जॉर्जिया है जो कि सबसे पहले अलग हुआ था, यानी नॉन बाल्टिक स्टेट्स में से सोवियत यूनियन का हिस्सा था, अलग हो गया था।
सोवियत यूनियन जब टूटा है अलग हो गया था, और अलग होने के बाद इनकी पूरी कोशिश थी कि ये नेटो में चले जाएं। और उस वक्त जो है वो एडवर्ड शेवरनार्स्की जो हैं उन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी नेटो को ज्वाइन करने की 2002 में। और 2000 फिर नेटो में इन्होंने ज्वाइन करने की कोशिश की 2008 में। ये 10th में 11 अप्रैल 2008 का रॉयटर्स यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ 10 स्लाइड। रशिया की आर्मी ने कहा था कि वो एंटर हो जाएंगे अगर जॉर्जिया और यूक्रेन ने नेटो को ज्वाइन किया। और फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पर जो है वो रशिया एंटर हुआ, और वहाँ पे दो जो उनके बड़े इलाके हैं, अगर हम इस मैप में देख सकें तो बड़े जो इलाके हैं जॉर्जिया की अपनी जो पोजीशन है वो तिब्लिसी के हवाले से, क्योंकि तिब्लिसी को क्रॉस करके बाकू, तिब्लिसी और सियान की जो पाइपलाइन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है ये साउथ ओसेटिया और साथ ही जब केजिया, ये अगर हम मैप देखें तो यहाँ पे दो इलाके ऐसे हैं जिनको रशिया ने फिर यहाँ पे उनकी फ़ौज भी मौजूद है और उनको एज अ सेपरेट मुल्क रशिया ने रिकग्नाइज भी कर लिया। अच्छा, जॉर्जिया जो है, अब तो जॉर्जिया की आप ज़रा लोकेशन देखें ना, ब्लैक सी और कैस्पियन तक जो है, मतलब ब्लैक सी है और ये साथ ही टर्की है, और ये पोजीशनिंग अगर आप देखें टर्की का बॉर्डर साथ लग रहा है, उस तरफ रशिया है, इधर आर्मीनिया है, आज़रबाईजान है। तो जॉर्जिया की पोजीशन आप देखें मैप पे तो बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लैक सी, ये वो ब्लैक सी जहाँ से ये गंदुम की तरसील और सारा मामला, ठीक है ना, ये जो रशिया और टर्की के दरमियान यूक्रेन जंग के बाद ये जो गंदुम की तरसील है वो तो बहर असवद से हो रही है, तो उसमें जॉर्जिया की ये इम्पोर्टेंट। तो जॉर्जिया जो है वो एक तो ये है कि वो उसने कोशिश की, सबसे पहले उन्होंने कोशिश की कि नेटो का हिस्सा बने, उसके नतीजे में जंग हो गई 2008 की। और फिर उसके बाद यूक्रेन ने कोशिश की, तो फिर और वहाँ पर भी एक रोज़ रेवोल्यूशन आया था जिसके नतीजे में उनकी एक हुकूमत गिर गई थी, दूसरी हुकूमत आई, वहाँ पे एक इनकलाब सा आया था 2004 में, 3-4 में। तो वो जो है वो उसके बाद यहाँ पे यूक्रेन में 2000 क्रीमिया 2014, और फिर अब जो है वो 2022, और यूक्रेन के अंदर जो है वही कि नेटो में जाना है कि नहीं जाना। और ये जो है ये वहाँ पर जो गवर्नमेंट आई है, तो साथ ही एक तो रिजल्ट उनका आ गया कि जी ये वो गवर्नमेंट है जो प्रो रशियन है, और दूसरा जो है, और ये प्रो रशियन गवर्नमेंट का जो एक तासुर है, ये जो है ये इकोनॉमिस्ट अगर मैं देखूँ 11th, another domino falls to Vladimir Putin after Georgia's tense elections, ठीक है ना। और 11th और 12th को देखो, द न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहे दिस कंट्री टर्न्ड अगेंस्ट द वेस्ट एंड इट्स नॉट कमिंग बैक। और फिर उसके बाद कुछ अर्से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था डोंट अलाउ पुतिन टू कैप्चर अनदर पॉन इन यूरोप। तो ये जो है ये एक, और फिर वॉशिंगटन पोस्ट इसको इस तरह से कोट कर रहा है 14th कि ये जो जॉर्जियाज मॉस्को लीनिंग रूलिंग पार्टी जो है वो इलेक्शंस में जीत रही है। अच्छा, अब ये जो है ये एक ऐसी, मैंने आपसे कहा ना कि एक बहुत अनसर्टन सा, एक बहुत गैर यकीनी, बहुत शदीद गैर यकीनी है, पूरी दुनिया में शदीद इंतशार है, इतनी पेचीदगियाँ हैं कि उसको आप सोचें तो आप कहेंगे कि ये कैसे सारा पॉसिबल है। और नेटो की जो प्रेस स्टेटमेंट है, मैं उसको पढ़ रहा था, तो नेटो की जो प्रेस स्टेटमेंट है उसमें जो है उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ जो नेटो की तरफ से आज ये बात की गई है कि जो मतलब रशिया में ये 20th, अगर मैं यहाँ पे हम दिखा सकें तो डोर स्टेप स्टेटमेंट, उसका नाम ही जो है वो, मतलब उसकी जो उसका हेडर है वो डोर स्टेप स्टेटमेंट के तौर पे उन्होंने नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रुते, जो कि नए उनके आए हैं अभी, तो उन्होंने, अगर आप ये देखें तो वो कह रहे हैं कि ये डेलीगेशन जो है ये उनसे मुलाकात की कोरिया के, रिपब्लिक ऑफ कोरिया की डेलीगेशन ने, और इंडो पैसिफिक पार्टनर्स ने जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड थे। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो कंफर्म कर रहे हैं कि जो नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स हैं वो रशिया में मौजूद हैं। आई कैन कन्फर्म कि नॉर्थ कोरिया ट्रूप्स हैव बीन सेंट टू रशिया, और नॉर्थ कोरिया के जो मिलिट्री यूनिट्स हैं वो कर्स्क के इलाके में, कर्स्क का जो इलाका है वहाँ पर वो डिप्लॉयमेंट हो गई है। और नेटो ने रशिया से और जो नॉर्थ कोरिया है उनसे डिमांड की है कि एक्शंस को सीज़ करें फौरी तौर पे,
और ये जो कॉपरेशन, मिलिट्री कॉपरेशन रशिया और नॉर्थ कोरिया का, ये इंडो पैसिफिक और यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी के लिए बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। और फिर उन्होंने पूरा वही बात की कि पुतिन जो है वो प्रोवाइडिंग नॉर्थ कोरिया मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सपोर्ट दे रहे हैं, और उधर से वो जो ट्रूप्स आ रही हैं, तो ये एक सिचुएशन जो है वो बड़ी ख़तरनाक सूरत। और नेटो की तरफ से ऑफिशियली पहले देखिए ना, पहले ये बात हुई थी ज़ेलेंस्की की तरफ से, फिर अमेरिका ने बात की, अब नेटो ने बात कर दी। तो ये जो है अब एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो क्रिएट हो गया जापान के इलेक्शंस को। और मैं आपको जापान की बात बताऊं, यानी जापान को मैं हमेशा, उन्होंने डाल दिया ना जापान को कि आपने अपनी फ़ौज यहाँ से ख़त्म करनी है, और फ़ौज यानी फ़ौज को आप सिर्फ उस पर डालें। तो आप देखें कि मैं हमेशा सिर्फ ये देखता हूँ कि जापान की जो ब्रांड्स हैं वो कितनी दुनिया में, जापान की ब्रांड्स जापान ने जो बनाई हैं, जो दुनिया में ब्रांड्स हैं। पहले तो आप टेक्नोलॉजी की ब्रांड्स देखें जापान की, सिर्फ एक मुल्क की ब्रांड्स हैं, सोनी, तोशिबा, होंडा, ठीक है ना, उसके बाद टोयोटा, पैनासोनिक, कैनन, निकॉन, शार्प, कैसियो। फिर गाड़ियां देखें आप, टोयोटा, होंडा, एक मुल्क है, ये एक मुल्क की ब्रांड्स हैं। टोयोटा, होंडा, निसान, मज़दा, सुबारो, मित्सुबिशी, लेक्सस, एक मुल्क की ब्रांड्स। अच्छा, उसके बाद आप चले जाएं अगर फूड पे, तो ज़ाहिर है मेजी, रेवोल्यूशन आया तो मेजी उनकी ब्रांड है। और फिर आप गेमिंग में चले जाएं तो निटेंडो, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मतलब उनकी इतनी, अच्छा फिर उसके बाद शार्प, ये शार्प भी उनकी ब्रांड है, कैसियो, ठीक है ना, सीको, ये सारी जो हैं ये उनकी ब्रांड्स हैं। तो अब यह है कि ये जो है ये मतलब जापान ने फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा तरक्की की, और उनकी ब्रांड्स आप देखें कि पूरी दुनिया में कितनी आगे गई। एक मुल्क की इतनी ब्रांड जो हैं वो शायद ही हों, ठीक है ना। मतलब है कि पैनासोनिक और सोनी और मतलब कैनन, और मतलब ब्रांड्स आप देखें सिर्फ उनकी। अच्छा, अब ये जापान हो गया, और जापान के साथ जो है वो जॉर्जिया, दो मुल्कों में इलेक्शन हुए, और दोनों मुल्कों के इलेक्शंस के नतीजे में फर्दर डिस्टेबलाइज हो गए हैं दोनों रीजन्स, यानी उधर पैसिफिक भी और इधर ये जो कि नेटो का। तीसरी जो बात है वो ये है कि उधर वहाँ क्या करना है, जो कि गज़ा में मुसलसल एक कत्लेआम जारी है। और सिर्फ ये असल में इसकी अमेरिकन इलेक्शन की तारीख नहीं होती, अमेरिकन इलेक्शन की तारीख नहीं होती, अमेरिकन इलेक्शन का दिन होता है। दिन ही होता है नवंबर का पहला मंगल, नवंबर का पहला मंगल। तो पहला जो मंगल का रोज़ है, ट्यूसडे है, वो उनका आ रहा है 5 तारीख को। तो जो भी पहला मंगल है उस तारीख को इलेक्शन होता है। और इलेक्शन जो है अमेरिका का वो है 5 नवंबर को, यानी अब चंद रोज़ रह गए, ठीक है। और उसमें जो है वो वोटर बराह रास्त वोट नहीं डालते, बल्कि वो इलेक्टोरल कॉलेज को वोट डालते हैं। 270 तक जो पहुंच गया वो इलेक्टोरल कॉलेज वो अनाउंस हो गया, और वो फिर जो है वो जनवरी में जाके वो हलफ उठाती है जो भी सदर होते हैं, यानी इलेक्टोरल कॉलेज को वोट डाला जाता है। वो कॉम्प्लेक्स है, उसमें बात करेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज को वोट डलता है, बराह रास्त वोट नहीं डलता कि जी मैंने जाके वोट डाला है तो मैंने कैमला हैरिस को डाल दिया या मैंने जाके ट्रंप को डाल दिया। और ये वो 1768 में जॉर्ज वाशिंगटन के दौर से उनका एक सिस्टम, और बाद में ये वाइस प्रेसिडेंट और जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स आई, और फिर ख़वातीन को हक मिला वोट का। फिर दूसरे लोग थे मुख्तलिफ गुलाम जो ब्लैक थे उनको हक मिला। तो बारह उनकी पूरी हिस्ट्री है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब ये उनका सर पे खड़ा है इलेक्शन। इस इलेक्शन से पहले ये जो पूरा दुनिया का टर्मोइल है, ये जो पेचीदगियाँ और जंग, ये मज़ीद गंभीर हो रही है सूरत हाल, और ये जनवरी तक रहेगा। यानी बाय द टाइम जनवरी में नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, अभी तो ये लोग इंतजार करेंगे कि बाइडन या कैमला हैरिस या ट्रंप, और दोनों बिल्कुल वही जो कल मैंने बात की थी कि एक आगे निकलता है फिर दूसरा आगे, फिर वो आगे, पोल्स में वो आगे, तो बिल्कुल जो है वो जो है मतलब ट्रंप जीत गया तो क्या होगा। दोनों सिनेरियोज बना के दुनिया बैठी हुई है कि ट्रंप जीत गया तो क्या होगा, ये जीत गया तो क्या होगा, कैमला हैरिस जीत गई, टीम्स कौन सी होंगी, सिक्योरिटी वाइज कैसे होगा। लेकिन यह है कि जो सबसे बड़ा इस वक्त जो कैओटिक सिनेरियो है यूक्रेन से भी ज़्यादा, वो है जो कि ये गज़ा का।
अच्छा, यहाँ पर एक तो कतर में मुलाकात हुई मोसाद चीफ, शिनबे चीफ, CIA चीफ और कतर के वज़ीर ख़ारजा। अब ये देखें, मैं वही बात बार बार करता हूँ कि एक मरहला फेल हो जाता है, उसके बाद वो फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है, फिर शहादतें, फिर इधर हमले, आगे पीछे दाएं पे। लेकिन जो डिप्लोमेसी है ना, मतलब वो एक ऐसा काम है कि वो कभी वो दरवाज़ा ख़त्म नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। तो जंग आखिर में चाहे जो उसमें 1000 आदमी मरे, 10,000, 50,000, लाख, जो भी हो, मतलब जंगें कहीं जाके सीज़ फायर की तरफ ही जाती हैं। वो मुकम्मल तो ख़त्म नहीं होती कभी हमेशा, लेकिन सीज़ फायर जो है, मतलब विक्ट्री तो कभी भी नहीं होती ना। बहुत कम ऐसा होता है कि विक्ट्री हो जाए किसी जंग में। जैसे कि न्यूक्लियर यूज़ हुआ तो विक्ट्री हो गई, कि मतलब लाखों लोग मर गए तो विक्ट्री हो गई, क्योंकि जापानी तबाह हो गया, पूरा वाइप्ड आउट। वो जो अखबार है, अगर फ़र्ज़ करें न्यूक्लियर ना होता, जो मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि जंगों में ये जो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं ईजादात, टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ हो जाती है, डिमांड ऐसी होती है कि वो उसके नतीजे में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान आप देखें तो आपको बेशुमार आपको जहाज़ और ये और जनाब उसमें गाड़ियाँ और बहुत कुछ आपको नज़र आ रहा है। ये दोनों बड़ी जंगों के दरमियान, तो आप सोचेंगे कि इतनी जंगें हो रही थी, तो बीच में ये कहीं आइंस्टाइन भी घूम रहा है, तो कहीं ये भी घूम रहे हैं, कहीं अदब भी लिखा जा रहा है, तो ये जंगों के दरमियान ही सारा हो रहा था। लेकिन वो क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है जंगों में, जैसे कि इन जंगों के दरमियान हुआ, जिसको कोविड से पहले की दुनिया और कोविड के बाद 2024 जो ख़त्म हो रहा है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारा हमारे सामने, जनरेटिव AI और ये सारा। अच्छा, एनीवे, अब वो मीटिंग जो है, उस मीटिंग कतर में हुई, और कतर में जो मीटिंग हुई उसमें ये सब शरीक हुए, और इसी दौरान जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट सिसी हैं, उनके साथ वहाँ पर अल्जीरिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क, अल्जीरिया के प्रेसिडेंट ने वहाँ का दौरा करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनरल सिसी के साथ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हम एक थोड़ा छोटा बहुत छोटा 2 रोज़ का, ये थोड़ा ज़्यादा सीज़ फायर करते हैं गज़ा में, लंबी चौड़ी बात नहीं, और उसके नतीजे में 4 वहाँ से जो है वो इसराइल के फ़ौजी रिहा हो जाएं, और उसके नतीजे में कुछ जो है वो रिहा हो जाएं यहाँ से जो फ़लस्तीनी कैदी हैं जेलों में, और 2 दिन का करके देखते हैं, और फिर उसके बाद एक कंटिन्यूएशन हो जाए आगे अगर बात चलती है, लेकिन 2 दिन का करें ताकि इसको, और फिर 10 दिन तक निगोशिएशन चलती रहें, और उसी में अगर कहीं बात आगे बढ़ जाती है तो बढ़ जाती है। हमास की तरफ से भी पॉजिटिव सिग्नल आया कि ये बात आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन इसी दौरान एक और ख़बर आ गई है, और वो ख़बर यह है कि इसराइल की जेल में मरवान बरगुती, ये वो मरवान बरगुती हैं जिनके बारे में ये याह्या सिनवार हमास की तरफ से था कि जो कैदी रहे होंगे सबसे ऊपर नाम जो है मरवान बरगुती का होगा, जिसको फ़लस्तीनी, जिनको नेल्सन मंडेला कहते हैं। और ये जो है ये तंजीम, यानी जो फतह की जो अस्करी मूवमेंट थी उसके ये हेड थे, और ये 2002 से लेकर 2024 तक जो है ये जेल में, और उससे पहले जो है ये कुछ 4-5 साल उससे पहले जेल में गुजारे, तो इनको, और ये जो सर्वे हुआ था इस साल के शुरू में, बात करते भी रहे, तो मरवान बरगुती जो हैं वो इस्माइल हनिया से भी, और जो है वो यानी काफ़ी लोगों से, महमूद अब्बास, काफ़ी लोगों से वो ज़्यादा की पॉपुलरिटी, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, उनको जेल में, और याह्या सिनवार को रिहा कर दिया था 2011 में, इनको रिहा करने से इनकार कर दिया था इसराइल ने। वो 1100 लोग जो रिहा हुए थे, तो याह्या सिनवार रिहा हो गए थे, तो याह्या सिनवार ने सबसे ऊपर इनका नाम रखा हुआ था कि मैं जब पेश कर, तो वो जो मरवान बरगुती हैं जिनके ऊपर ये था कि शायद ये आगे जाके, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है जेल में, और वो शदीद ज़ख्मी है, और उनके हवाले से अब एक ये जो सारे मुज़ाकरात हैं उसमें एक पेचीदगी और पैनिक फैला हुआ है कि वो मरवान बरगुती जो हैं वो उनकी क्या कंडीशन है, क्योंकि वो उन पे 1 साल में ये 3रा कातलाना हमला हुआ है, और वो शदीद ज़ख्मी है गालिबन। तो ये सारा सिनेरियो जो है, और इंडिया से बड़ी फिर अजीब व गरीब आज इधर आई है पड़ोस से हमारे, और बड़ी मतलब परेशान कौन खबर है, जो मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ ना कि परेशान कौन किस्म की कुछ खबरें हैं जिनका कोई आपको समझ नहीं आता कि ये क्यों, ये कैसे हो, ये कैसे है, ये क्या है, इसके पीछे क्या है, ठीक है ना। तो वो फिर आज खबर इंडिया से आ रही है, वक्फा में बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत मुखालिफ नई तहरीक के आगाज़ का कहा गया है। देखिए, तहरीक तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सच कोई तहरीक चलेगी। अपना ख्याल है ना ही मुतहम्मिल हो सकती है अब इस वक्त कोई तहरीक चले या कोई जो भी मामलात हैं मेरे ख्याल से अदालतों में तय होंगे, तय होने चाहिए। और सड़कों पे और मतलब एक बात तो कही जाती है, लेकिन अभी जो ईजान रहा है सारा उसमें मतलब मज़ीद जो है ना, मतलब मज़ीद इंतशार के हम शायद अब काबिल नहीं है, क्योंकि इकॉनमी और सिक्योरिटी और बाकी सारे इश्यूज और सोशल अनरेस्ट और वो सारा ऑलरेडी मौजूद है। तो जो भी मामलात हैं मेरे ख्याल से वो ईवानों में, अदालतों में, बाकी जगहों पे तय होंगे। मुजाहरे और ये चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन होता है ना कि पूरी कोई तहरीक चलने जा रही है और वो उससे शायद पहले ही ये मामलात किसी बेहतरी की तरफ चले जाएँ अवाम तफहीम के साथ। अभी 27वीं तरमीम मुझे नहीं पता क्या होगा उसमें, जो 26 में था 27 में होगा। ये फ़रोई मामलात हैं, इसका ताल्लुक़ कोई रियासत के जो बुनियादी हमारे इश्यूज़ हैं उनके साथ नहीं है। अब देखें सिक्योरिटी कितना बड़ा चैलेंज बन के उभर के आ गया है। और ये सिक्योरिटी जो है, ये सिक्योरिटी मतलब है कि बिल्कुल आप ये देखें कि मुझे नहीं इसके बारे में इल्म कि मुख्तलिफ ममालिक जो हैं, यानी ख़ुद अमेरिका या ख़ुद रशिया या चाइना या बाकी मुल्क जो हैं, वो सारे पूरा रिविज़िट कर रहे हैं ना अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को। कैसे आने वाले दिनों में कैसे जंगें होंगी, शक्लें क्या होंगी, ग्रे जोन में क्या होगा, इकॉनमी में क्या होगा, ये जो सप्लाई चेन्स हैं इनका क्या मामलात होंगे। मतलब बहुत कुछ तब्दील हो, मतलब उसकी जो जंगों की शक्ल ही तब्दील हो रही है। और उस पर शायद इतनी ज़्यादा दोबारा से असर न हो उसके ऊपर। रडार सिस्टम कैसे होंगे, कैसे जो है वो तैयारे कैसे होंगे, क्या होगा। फिर उसके बाद ये किस किस्म की ये जो इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन है ना, हम कहते हैं बार बार कि ये डिसइंफॉर्मेशन भी एक इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन भी एक हथियार है। जंगों का बहुत बड़ा हथियार जो है वो डिसइंफॉर्मेशन भी, इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन। मिसाल के तौर पे ईरान में कितना नुकसान हुआ, वो इसराइल कुछ और कह रहा है, ईरान की तरफ से कोई और बात की जा रही है। अच्छा, इराक़ ने बाकायदा यूनाइटेड नेशन से रब्ता किया कि हमारी एयर स्पेस क्रॉस हुई है, ठीक है। तो वो जो है वो अब ये कैसे लेकिन मैंने जो इंडिया की बात की थी ना, एक तो वहाँ पे ये कशीदगी कम हुई है चाइना के साथ। और आज मेरे ख्याल से उनकी जो पहले बात हुई थी कि डिसएंगेजमेंट जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। नहीं 2020 में जो जहाँ तक आ गए थे वहाँ पे दोबारा पेट्रोलिंग आज डेमचौक और डेस्पैंग में शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये मुस्तकिल होगा या ये मैसेजिंग है जो कल भी बात हो रही थी और इससे पहले भी होती रही है, या ये किस किस्म का एक यहाँ पे यानी कैसे इन पूरा कैसे दुनिया किस तरफ जाएगी। लेकिन जो मैंने आपसे बात की ना, जो मेरे लिए ज़रा थोड़ी सी हैरान कुन भी है, हैरान कुन से ज़्यादा परेशान कुन है, वो जो ख़बर है वो इंडिया से बार बार आ रही है। और आज जो ख़बर है उनकी वो है कि जो द हिंदू को मैं कोट कर रहा हूँ, 21 24 यानी 28 अक्टूबर को 28 अक्टूबर को 60 जहाज़ों में 21वीं फ्लाइट 60 जहाज़ों को बम थ्रेट्स आई एक दिन में। 60 जो फ्लाइट्स हैं, और ये जो हैं ये 410 एयरक्राफ्ट्स हो गए हैं 15 दिन में, जिनको थ्रेट्स आई हैं कि ये इनमें बम रखा हुआ है। ये बात मैं पहले भी, अच्छा इसी को फिर न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसी को 22 को देखें 60 फ्लाइट्स 60 फ्लाइट्स उनकी तरफ से भी, जी न्यूज़ 23 60 फ्लाइट्स। अभी 60 फ्लाइट्स हैं, 7 थ्रेट्स का आना। और ये जो फिगर है ये अगर जा रही है 410 पे, ये 410-15 दिनों में फ़्लाइट्स पे, तो एयरपोर्ट्स के ऊपर एक क्योस है। और जाहिर है कि उसमें ज़ीरो रिस्क ही है ना कि भाई जो पायलट हैं वो फ़ौरन जहाज़ को उतार रहे हैं किसी जगह, कोई डाइवर्ट हो रही हैं, कोई नेपाल उतर रही है फ़्लाइट, कोई कहीं उतर रही है, कोई कहीं उतर रहा है, कोई यूरोप के ऊपर जा रही है अचानक। मतलब देखें ना अजीब, एक यहाँ से भी पाकिस्तान से भी एक त्यारा जो था उसमें भी फ़ज़ाई हदूद से गुजारा था शायद, या कहीं थ्रेट आई थी पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ, फिर वो अफगानी पिछले दिनों खबर चली थी। तो बहुत सी जो है ये बड़ा अजीब सा मामला है कि वो ट्रेस नहीं हो पा रहा। और साथ ही ज़हन में रखें कि उनके पास एक थ्रेट है कि जी वो ये
पहली तारीख से 19 तारीख तक जो खालिस्तान मूवमेंट है उनकी तरफ से कहा गया है कि आप इंडियन एयरलाइंस में परवाज़ ना करें, वो थ्रेट भी है। लेकिन अब ज़ाहिर है उसके नतीजे में कोई जहाज़ तो नहीं बंद करेंगे, वो तो फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो थ्रेट्स मुस्तकिल आ रही हैं, तो एक और बहुत आ गई और वो ट्रेस नहीं हो रही। ये मेरे लिए ज़्यादा, यानी एक तो बात है ना कि वो ट्रेस नहीं कर पा रहे, और दूसरी बात ये कि इतने मैसिव कि एक दिन में 60, और दूसरी जो इसमें बात है वो ये है कि ये पूरी एविएशन, ये पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक इशू है कि देखें अभी तो इंडिया के जहाज़ों को है, अभी बाकी जहाज़ों को आना शुरू हो जाए। और मैं पहले भी बात कह चुका हूँ कि अब वो शायद हम जिस दुनिया में रह रहे हैं तो वहाँ तो जहाज़ हाईजैक नहीं होंगे, वहाँ तो ये सूरत हाल है कि कंट्रोल टावर ही हैक हो जाएगा। तो कंट्रोल टावर अगर हैक हो जाए साइबर अटैक से तो हज़ारों जहाज़ हवा में टकरा जाएंगे और पता भी चलेगा किसने किया, वो कहाँ से आया। तो ये इतनी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से और बाकी मामलात इतने ज़्यादा, इतना कुछ हो रहा है और हो चुका है कि उस दौरान जो है ना ये इंतहाई फ़रोई मामला। मैंने आपसे कहा ना कि फ़ौज जो है यानी पाकिस्तान आर्मी, यानी अब ये दूसरे ज़ाहिर है कि थिंक टैंक्स में दूसरी जंगों को स्टडी किया जा रहा होगा, यकीनन किया जा रहा होगा कि भाई ये जंगें जो हैं ये तो किसी और तरफ, अच्छा पुराने मामले, पुराने जो आपके यानी आर्टिलरी है या आपकी नेवी है या वो आपकी अपनी जगह उसको अपग्रेड करना है, लेकिन उसके बाद जो नए पूरी टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी इंटीग्रेशन कैसे, और तो ये इसी तरह से इंडिया सोच रहा होगा, इसी तरह से बाकी मुल्क सारे सोच रहे हैं, ईरान सोच रहा है, अरब ममालिक सोच रहे हैं। अच्छा वो बराह रास्त लिंक है आपकी इकोनॉमी के साथ, और सोशल अनरेस्ट ना हो, और फिर इंटरनल थ्रेट्स आप देखें हर थोड़े दिनों के बाद पाकिस्तान में कोई अभी भी खुदकुश हमला होता है, कुछ सिक्योरिटी थ्रेट, उसमें अब सबका क्या काम है, जो बाकी लोग सारे हैं उनका काम है कि वो स्टेबिलिटी लेकर आएँ, लोगों को थोड़ा सा सुकून, ज़हनी तौर पे लोग नफसियाती मरीज़ पहले बन चुके हैं, तो एक सिक्योरिटी, लोगों को सोशल अनरेस्ट खत्म हो, जॉब्स, ये करप्शन, ये लूट मार, ये रोज़ मसले, रोज़ हंगामे, इनके अंदर कमी लेकर आएँ। आज देखें अदालत का जो ये मैसेज कितना अच्छा किया है, फुल कोर्ट बैठे हैं, सारे जज साहिबान बैठे हैं, कोई किसी किस्म का वो मतलब एक होता है ना जज आपस में, मतलब जो बदकिस्मती के साथ वो मैसेज आ रहे हैं कि जी ये वो नहीं हुआ। या आफरीदी साहब का पहला, मेरे ख्याल से पहला, अगर कोई उनका, मैं कहता हूँ कि वो पहला एक सुप्रीम कोर्ट केस जीती, होता है ना बड़ा केस, तो वो ये है कि सारे जज साहिबान मौजूद थे और एक बहुत अच्छा तासुर किया, फुल कोर्ट बैठा, और उसमें यह है कि अब वो यकीनन उनके फैसले जो भी होंगे आने वाले दिनों में, उसके बाद ये बड़े कठिन औकात हैं पाकिस्तान के लिए, नहीं कठिन से मतलब पेचीदा, ये नाजुक दौर वाला एक मजाक चलता था ना, लेकिन पूरी दुनिया आप देखें, यानी वहाँ पर ऑफिशियली 43,000 आज उन्होंने अनाउंस किया कि 43,000 शहादतें हो गई हैं, लेकिन ये तादाद तो 1 से 1.5 लाख है जो सिर्फ गज़ा में है। और मैंने आपसे कहा ना कि मगरबी किनारा अलग है, और बाकी लेबनान के ऊपर, वो तायर के ऊपर फिर आज अटैक्स हुए हैं दोबारा, तायर के इलाके में लेबनान में उन्होंने जवाबी अटैक्स किए हैं, और उसके नतीजे में इसराइल ने ये फैसला किया है कि उनकी जो काबीना का इजलास होगा अब वो वज़ीर आज़म हाउस में भी नहीं होगा और आर्मी हेडक्वार्टर में भी नहीं होगा, बल्कि वो अलग अलग दूर से बैठ के, शायद मेरे ख्याल से स्काइप पे किसी तरह होकर सारे लोग एक जगह बैठेंगे भी नहीं, इतना ज़्यादा वहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट है कि भाई वहाँ पर कोई अटैक ना हो जाए लेबनान से या किसी और जगह से। तो ये अब देखेंगे जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो बात की है, और ये ध्यान में रखें कि वहाँ पर पिछले दिनों भी शिनबेत और मोसाद का डेलीगेशन गया था, उनके सामने भी इजिप्ट ने ये प्रपोजल रखा था कि लंबी चौड़ी बात में जाने से पहले ज़रा 2-3 दिन का एक ब्रेक लो, यहाँ पे 2-3 दिन, और उसमें गज़ा इमदाद जाए, लोग आएँ, फिर उसके बाद बात आगे देखते हैं कि वो लंबी और उसमें थोड़े से 4 लोग उधर से इसराइल की फ़ौजी रिहा हो जाएं, उधर से फ़लस्तीनी जो जेलों से कुछ लोग रिहा हो जाएं, और आगे बढ़ा जाए। इसके ऊपर हमास की तरफ से भी पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन इसराइल में वही होता है हमेशा कि 5 लोगों ने कह दिया ठीक है, लेकिन 2 जो इंतहा पसंद थे उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो वो इस किस्म का वहाँ से कहानी हो रही है। लेकिन मेरा ख्याल है ये अब आखिरी दिनों में ये अमेरिका अगर इसको ये एक छोटा सीज़ फायर भी करवा लेता है ना 2-3 दिन का, कि पता तो चले कि उसमें अंदर हुआ क्या है गज़ा में 1 साल से ज़्यादा अरसे में, तो मतलब है कि लोग जाएं, कोई ज़ख्मी बाहर आ जाएं, कोई पता चले वहाँ पे, और सर्दी आ गई है, तो बहुत शदीद सर्दी है इस वक्त गज़ा में, और बारिशें भी हो रही हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा, मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।